बात कर लेते हैं आसमान से बरसते कुदरत के क्रोध की। तो शहर शहर बस सैलाब का सितम नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के बाद कोहराम मच गया, क्योंकि वहां की सड़कें, गलियां, बाजार, यहां तक कि कई मकान भी सैलाब में डूब गए। मध्य प्रदेश के इन शहरों पर ऐसी आसमानी आफत बरसी कि वहां के लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। कहीं जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई तो कहीं मंजिल पर पहुंचने की बेबसी नजर आई। अब देखिए छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा इलाके से आई इन तस्वीरों को। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। एक लड़का पानी के तेज बहाव के बीच बुरी तरह फंस चुका है। इस बीच इलाके के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और रस्सी की मदद से उसके पास पहुंच गए। इसके बाद उसे किसी तरह पानी के तेज बहाव से निकालने की कवायद शुरू की गई। बताया गया कि यह लड़का मोटरसाइकिल से पुल के ऊपर बह रहे पानी को पार कर रहा था। तभी वो तेज लहरों का सामना नहीं कर सका और फिसलता हुआ बहने लगा। उसकी मोटरसाइकिल तो बह गई, लेकिन वो लहरों से काफी देर तक जूझता रहा और फिर कुछ देर की मेहनत के बाद उसे बचा लिया गया। विदिशा शहर भी थोड़ी सी बारिश झेल नहीं पाया। हालात बाढ़ जैसे दिखने लगे। बाजार की सूरत ही बदल गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां पानी ने डेरा जमा लिया। दुकानें वक्त से पहले ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय परिसर भी थोड़ी देर की बारिश में पानी पर तैरता दिखा। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल से घर जाना मुश्किल हो गया। कुछ लोग तो अपने बच्चों को कंधों पर लेकर घर जाने के लिए मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के कारोबारी शहर इटारसी की ये हालत भारी बारिश के बाद हुई है। सड़कें बाढ़ में डूबी हुई हैं। रास्तों का आता पता नहीं। जहां देखो वहीं पानी ही पानी। कई गाड़ियां जहां की तहां फंस गई। कार, ट्रक, बाइक सब पानी से लबालब सड़क में डूब गई। एक युवक तो पानी से बचने के लिए डूबी हुई कार की छत पर खड़ा हो गया। इटारसी के कई घरों में पानी घुस गया है। पूरा घर बुरी तरह पानी से सराबोर हो गया है। अच्छा ये बताइए, ये पानी आया कब यहाँ पे? यहाँ लगभग 5 बजे आया रात को और सारी रात पानी गिरा है। 5 बजे से लगभग सामान जमाना चालू कर दिया। इतना नहीं आना था। अति से ज्यादा पानी गिर चुका और उससे ज्यादा बारिश हो गई तो 3 फीट अंदर करीब पानी घर में घुस गया। बारिश के प्रकोप से इंसान तो क्या, भगवान का दर भी नहीं बच पाया। ये शिव मंदिर पानी से लबालब हो गया। सड़कों पर फंसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुसीबत से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चूंकि सड़क पर बाढ़ के पानी का कब्जा है, लिहाजा लोग डिवाइडर पर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जुगत में हैं। तेज बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ से घिरे हुए हैं, जहां उनको निकालने के लिए जो रहवासी जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जो मोहल्लों में जा के लोगों को निकाल रही है। और एबीपी न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर इटारसी पर आई इस आपदा को कैमरे में कैद किया है। लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई है, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। सड़कों पर कमर कमर तक पानी है। एक व्यक्ति तो अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर इस संकट से पार पाने की कोशिश में है। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ वाले बोट लेकर आए। रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ वाले दरिया बन गए शहर में ट्रैक्टर लेकर मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहे हैं। इटारसी पर अचानक इतनी बड़ी आफत आ गई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इंसान तो इंसान, जानवरों के सामने भी संकट आ गया। शहर के आवाम नगर में नाला पार करने की कोशिश में एक गाय बह गई। इटारसी की एक बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में ख्याति है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से रेलवे ट्रैक पर ही पानी भर गया, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही ठप।
भारी बारिश ने मध्य रेलवे के इटारसी बैतूल सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक को बहुत नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश ट्रैक के नीचे की जमीन को बहा ले गई। ट्रैक पर जहां ट्रेन चलती है वहां बाढ़ का पानी रफ्तार से दौड़ रहा है। इसकी वजह से ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। गुजरात के कुछ जिलों में अब भी भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। खासकर वलसाड़ और नवसारी जिले में तो पानी का कब्जा ही हो गया है। वहां भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। उफनती कावेरी नदी, उसके ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से नीचे लटकी रस्सी, उसमें लटका जवान और जवान की गोद में एक मासूम बच्चा। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में घिरे इस अबोध बच्चे को जवानों ने बड़ी बहादुरी से बचाया। इससे पहले बच्चे की मां और दादी का रेस्क्यू हुआ तो वो बच्चे को लेकर चिंतित हो उठी और रोने लगी। हेलीकॉप्टर में बच्चे की मां से जवानों ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। बाढ़ग्रस्त नवसारी के चिखली तालुका में हेलीकॉप्टर से देवदूत बनकर उतरे सेना के जवान एक एक करके बाढ़ में घिरे 25 लोगों को बाहर निकाल लाए। बाढ़ के बीच आसमान से सेना के जवानों ने तो जमीन पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ की टीमों ने अलग अलग नावों के जरिए फंसे हुए लोगों को इस संकट से बाहर निकाला। रेस्क्यू की ये तस्वीरें नवसारी के बिलीमोरा इलाके की हैं। असल में नवसारी के अलग अलग इलाकों में अभी भी बहुत पानी भरा है, जहां तहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें साझा तौर पर फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटी है। बचाव दल ने यहां न सिर्फ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, बल्कि उनके मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। वलसाड़ में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग बेघर हो गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए और अच्छा भी हुआ, क्योंकि बाढ़ ने कई इलाकों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। कुछ मकान कुदरत के इस क्रोध का सामना नहीं कर पाए और धराशायी हो गए। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की बेबसी का अंदाजा लग गया होगा। ये वलसाड़ जिले की तस्वीर है और वलसाड़ जिले के औरंगा नदी के बगल में रहने वाले यादव परिवारों के घर की क्या स्थिति है वही दिखा और बता रहा हूं मैं। ये पलंग है, ये बिस्तर है, टीन के शेड हैं, इसके साथ ही लोहे के पोल हैं और कई अलमीरा यहाँ पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप लोहे के गेट देखेंगे, ड्रम देखेंगे, उन सभी चीज़ों को, इतने लोहे की चीज़ों को भी बर्बाद कर दिया है बाढ़ ने। हालांकि वलसाड़ के कुछ इलाकों में पानी घट भी रहा है, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई, जिन्हें समेटना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। तो मैदान का क्या हाल है वो आपने देखा। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो वहां भी आफत की बारिश हुई, जिससे उत्तराखंड के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जमीन खिसकने के चलते हुई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। वहां के कई इलाकों में रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि जमीन खिसकने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई। अब रुद्रप्रयाग से आई इस भयानक तस्वीर को देखिए। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही खिसक कर जमीन पर आ गया। इससे पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोग दहशत से भर गए और जो जहां थे वहीं रुक गए। खुदाई करने वाली मशीन भी बुला ली गई। इसके बाद पेड़ समेत पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आया, जिसके बाद धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क रुद्रप्रयाग से कट गया।
कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीर चमोली जिले से भी सामने आई। वहां अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर रोड पर आ गया। उस वक्त एक महिला वहां से गुजर रही थी, तभी लैंडस्लाइड हुआ और महिला ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ गंगा की सहायक नदी नंदाकिनी में भी भारी उफान है। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में खतरे की घंटी बज गई। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वालों को सतर्क कर दिया। आसमान से बरसती आफत से पंजाब का मुक्तसर इलाका भी नहीं बच पाया। वहां के लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। किचन में, बेडरूम में, सब जगह पानी ही पानी। इससे लोगों के घरों का सामान खराब हो गया। लोगों की मुश्किल ये है कि ऐसे हालात में रहें कैसे। इस एक बारिश ने मुक्तसर में ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी। गलियां, सड़क, रास्ते सब पानी से लबालब है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा पूरा शहर तालाब सा नजर आ रहा है। बारिश देश के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि हवा और धूप। लेकिन इस वक्त आधे हिंदुस्तान में बारिश के बादल बड़ी ही बेरहमी से बरस रहे हैं। बर्बादी उस वक्त और बढ़ जाती है जब इस बरसात से निपटने की कोई तैयारी नहीं होती। बारिश अपने साथ आफत लाई है, ये तो पूरा ही देश देख रहा है, लेकिन ये बारिश अपने साथ लाई है गड्ढों की सौगात भी। वो गड्ढे जो देश के नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक पसरे हुए हैं। सारी रात पानी गिरा है। 5 बजे से लगभग सामान जमाना चालू कर दिया। इतना नहीं आना था, अति से ज़्यादा पानी गिर चुका और उससे ज़्यादा बारिश हो गई तो 3 फीट अंदर करीब पानी घर में घुस गया। पूरे के पूरे क्षेत्र में सन 2012 में जो बाढ़ आई थी, उसके बाद इतनी बीभत्स बाढ़ पहली बार आई है। वलसाड को नेशनल हाईवे से जोड़ती है ये औरंगा नदी। जब यहाँ पर उफान था और नदी उफान में थी और जब पानी बहुत ज़्यादा था तो उस समय ये पूरा जो ऊपर के ये जो डामरीकरण का हिस्सा है ये पूरा बह गया। यही तो सवाल है कि वलसाड में औरंगा नदी उफान पर आई तो हाईवे को जोड़ने वाली मुख्य सड़क रेत की तरह पानी के साथ क्यों बह गई? गुजरात के वलसाड से लेकर महाराष्ट्र के सतारा जिले के ये गड्ढे पूछ रहे हैं कि हम बारिश के साथ फ्री में आए हैं या फिर फुल इंतजाम के साथ बुलाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि ये गड्ढे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये जगह का नाम देखकर सड़क पर नहीं उगते। वलसाड हो या फिर मुंबई, गांव देहात हो या फिर मुंबई का बेहद पॉश माना जाने वाला वीआईपी इलाका, ये हाजिरी जरूर लगाते हैं। ये गड्ढे देश की अर्थव्यवस्था पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। हाईवे पर मौजूद गड्ढे देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। ये गड्ढे हमें और हमारे विकास को पीछे धकेलने का काम करते हैं। सवाल ये है कि ये कड़वी हकीकत जानने के बावजूद हिंदुस्तान इन गड्ढों का इलाज क्यों नहीं कर पाता? हैंडलूम कपड़ों के लिए मशहूर और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन के तौर पर जाना जाने वाला इटारसी एक दिन की बारिश में डूब गया है।
इटारसी में इतना पानी बरसा कि मोहल्ले के मोहल्ले गोते लगाने लगे। मुख्य सड़क घुटनों तक पानी में डूबी हुई है। जो डिवाइडर सड़क को बांटता है वो भी डूबा हुआ है। लोग उसी डिवाइडर पर खड़े हैं, लेकिन जल भराव के बीच डिवाइडर दिखना भी बंद हो चुका है। बस की रफ्तार देखिए, जिसे तेज रफ्तार में कुछ सेकंड के बीच इस सड़क को पार करना था, वो रेंग रही है। अपने अपने घरों के बाहर घुटने तक पानी में डूबे लोग अब इस इंतजार में हैं कि बिन बुलाए अतिथि की तरह आया ये पानी इनके आंगन से आखिर कब जाएगा। इटारसी में बारिश के बाद हालात ऐसे थे कि लोग घरों के भीतर फंसे हुए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत भी इटारसी के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ी का जाना संभव नहीं था। ब्रिजेश राजपूत और उनके कैमरामैन बचाव टीम के साथ ट्रैक्टर पर रवाना हुए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग का इटारसी कस्बा, कल रात से जबरदस्त यहाँ बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते पूरा कस्बा चारों तरफ से रास्तों से कट गया है। हम भोपाल से इटारसी के रास्ते आए थे, मगर यहाँ जा नहीं पाए। एसडीआरएफ की जो टीम है उसके ट्रैक्टर के साथ हम जा रहे हैं। ये एसडीआरएफ की टीम होशंगाबाद से आई है और अंदर कई मोहल्लों में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पे होशंगाबाद से भेजी गई। आप देख सकते हैं कैसे कारें डूबी हुई हैं, कैसे रास्ते में ये पुल है या पूरा पानी से भरा हुआ है, रास्ता बंद है। बचाव दल की टीम को लिए ट्रैक्टर इटारसी के उस कांवड़ मोहल्ले तक पहुंचा, जहां 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर मिली थी। देखिए पानी कितना ज्यादा है कि रेस्क्यू टीम को भी अंदर जाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जब घर के भीतर बारिश और नाले का गंदा पानी घुसता है तो कितनी गहरी चोट लगती है, सुनिए। हमने ये घर किराए पे लिया था, हमारा घर उधर है। वहाँ पर हमने धूप में गेहूं बीने थे, वो सारे चले गए और पूरे चावल गीले हो गए, पूरी पेटी भी तीनने लगी थी। और ये गद्दे देखिए। अच्छा, ये पानी कब आया था? रात को आया था 5 बजे, गिर रहा था रात भर से। अब हमको प्रशासन से कोई मदद ही नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें, क्या खाएं? जो जमा किया था, संजोया था, खून पसीना एक करके रोटी चावल का जो इंतजाम किया था, वो बारिश में बर्बाद हो गया। पर सवाल ये है कि इनकी बर्बादी की जिम्मेदार क्या सिर्फ बारिश है? वो लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं जिनके कंधों पर बारिश की जल निकासी का जिम्मा होता है। प्रशासन के लोग अभी यहाँ आए नहीं इतने पानी में? आए थे, सब वहाँ से देख के पानी देखकर चले गए। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले बारिश होती है, पानी निकलने का सही इंतजाम न होने की वजह से जल भराव होता है। सड़कों पर से बारिश का पानी बहने लगता है और फिर हाईवे भी बारिश में डूब जाते हैं। और जब पानी उतरता है तो गड्ढे बाहें फैलाए स्वागत के लिए मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ के सुकमा से आई ये तस्वीर देखिए। छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पिछले 6 दिन से बंद है। ट्रकों की लंबी कतार रास्ता खुलने का इंतजार कर रही है। बारिश सड़कों का क्या हाल करके जाती है, बता रहे हैं गुजरात के वलसाड में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। वलसाड जिले के औरंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाने की वजह से गुजरात के वलसाड में पानी भरता है और नेशनल हाईवे मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाली सड़क से जब आप वलसाड की ओर जाएंगे तो आपको इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इसमें से एक रास्ता ये भी प्रमुख है। अब औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से ये जो पूरा पुल है, इस पूरे पुल में आवागमन रोक दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पर उफान था और नदी उफान में थी और जब पानी बहुत ज़्यादा था तो उस समय ये पूरा जो ऊपर के ये जो डामरीकरण का हिस्सा है ये पूरा बह गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर महाराष्ट्र के सतारा के पास पुणे बेंगलुरु हाईवे की है। नेशनल हाईवे पर एक गड्ढा मुंह फाड़े मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता
इस गड्ढे को नाप कर दिखा रहे हैं कि ये कितना चौड़ा और कितना गहरा है। तीन बार उनकी हथेली गड्ढे की चौड़ाई में घूमती है और वो गहरा कितना है वो भी देख लीजिए। हाथ की उंगलियां गड्ढे में भरे पानी में आधी डूब जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये नेशनल हाईवे है। हाईवे पर गाड़ियों की औसत रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बीचों बीच ये गड्ढा है और इस गड्ढे से इंच भर की दूरी से गाड़ियां हवा से बातें कर रही हैं। चिंता उन बाइक सवारों की है जो इस गड्ढे को छूकर निकल जा रहे हैं। दिन के उजाले में तो गड्ढा देखकर बाइक मोड़ी जा सकती है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए रात के अंधेरे में जब गाड़ियां इस हाईवे से गुजरेंगी तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान को दिखानी जरूरी है, क्योंकि ऐसे गड्ढे हम पर दोहरी चोट करते हैं। पहली चोट हमारी जान पर होती है। 2017 में सड़क पर गड्ढों की वजह से 9,423 हादसे हुए, जबकि 3,597 लोगों की जान चली गई। 2018 में यही गड्ढे 4,869 हादसों की वजह बने, जबकि 2,015 लोगों की मौत हो गई। 2019 में गड्ढों की वजह से 4,775 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जबकि 2,140 लोगों की जान चली गई। पूरी सड़क पर गड्ढों का साम्राज्य है। गाड़ियां इन गड्ढों की हुकूमत के आगे अपनी रफ्तार को कम करके पहले सिर झुकाती हैं और फिर धीरे धीरे आगे निकल जाती हैं। देखने में आपको ये देश के किसी कोने में आम सी सड़क का हिस्सा लग सकता है, लेकिन जरा रुकिए, ये कोई आम सड़क नहीं है। ये मुंबई का बेहद पॉश इलाका है, जहां बड़े बड़े वीआईपी लोगों का ठिकाना है। इलाके की वीआईपी रिपोर्ट जानिए एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा से। मुंबई की सड़कों पर बरसात के चलते कई सारे पॉटहोल्स हो चुके हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो रास्ता है जहाँ पर उप मुख्यमंत्री का निवास है। इसी सड़क पर कई और बड़े नेताओं के भी बंगले हैं, ये ऑफिशियली बंगले हैं। और इसी सड़क पर बगल में चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उनका भी बंगला है। तो देखिए, ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, ये साफ तौर पे बीएमसी की पोल खोल कर रख देती है कि आखिर बीएमसी का जो कारभार है वो किस तरह से सिर्फ पन्नों पर है। जरा सोचिए, जब मुंबई के बेहद पॉश इलाके की ये हालत है तो देश के बाकी हिस्से से क्या उम्मीद की जाए। और इतना ही नहीं, हालात इतने खराब है कि 2 महीने पहले बनी सड़क 2 दिन की बारिश में बह जाती है। ट्रांसपोर्ट पर साल 2022 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान की ज्यादातर सड़कों को मॉनसून के वक्त नुकसान पहुंचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एक सड़क का ठीक से रखरखाव किया जाए तो उसकी उम्र 10 से 15 साल होती है। हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सड़क में गड्ढे का रोग पता होने के बावजूद भी देश इसका इलाज क्यों नहीं करवाता है। तो जवाब ये है कि देश में फोकस नए हाईवे को बनाने को लेकर ज़्यादा होता है, सड़कों के रखरखाव को लेकर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, बजट में सड़कों के लिए 1.24% पैसा आवंटित किया गया था, लेकिन सड़कों की मरम्मत पर सिर्फ 0.18% ही रखा गया, जबकि अमेरिका में सड़कों के रखरखाव के लिए सड़कों के कुल बजट का 50% पैसा खर्च किया जाता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार मुसीबत की कई तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई में बीती रात दादर, सायन, माटुंगा और कुछ दूसरे इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद सायन इलाके की कुछ सड़कों पर पानी भर गया। वहीं बाढ़ में घिरे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आई। लगातार बारिश से कोल्हापुर में भोगावती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लिहाजा बीड़ कस्बे पर मुसीबत आ गई। नदी किनारे खेत हों या रिहायशी इलाके, सब पानी पानी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश से धमानी बांध पानी से लबालब हो गया, तो इस डैम के गेट खोलने पड़े, जिसके बाद ऐसी तस्वीर सामने आई।
इस डैम से सूर्य नदी में 65,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इससे हुआ ये कि सूर्य नदी में भीषण बाढ़ आ गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में हुई भारी बारिश ने सीआरपीएफ के जवानों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि सुकमा में मौजूद सीआरपीएफ के मुख्यालय में पानी घुस गया। नक्सलियों से लोहा लेने वाले ये जवान अब बाढ़ के पानी से जंग लड़ रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के पानी ने सुकमा के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन का ये मुख्यालय भी कुदरत के कहर से बच नहीं पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पानी का तेज बहाव मुख्यालय में प्रवेश कर रहा है। इसके रौद्र रूप से कैंप का कोई भी हिस्सा बचा नहीं है, यहाँ तक कि कमरे में भी पानी घुस गया। जवानों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कमर तक पानी में चलना पड़ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, बॉक्स में बंद जरूरी सामान को कैसे ढोया जा रहा है। टिन के बने 2 ड्रमों को जोड़कर नाव की शक्ल दी गई। उसके बाद उस पर सामान को रखकर ठिकाने लगाया गया। यही नहीं, नेशनल हाईवे 30 पर भी गाड़ियों की आवाजाही पिछले 6 दिनों से बंद है और कोंटा नगर का सभी इलाकों से संपर्क कट गया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात गुजरात की। गुजरात के कुछ जिलों में अब भी भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खासकर वलसाड और नवसारी जिले में तो पानी का कब्जा ही हो गया है। वहां भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। उफनती कावेरी नदी, उसके ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से नीचे लटकी रस्सी, उसमें लटका जवान और जवान की गोद में एक मासूम बच्चा। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में घिरे इस अबोध बच्चे को जवानों ने बड़ी बहादुरी से बचाया। इससे पहले बच्चे की मां और दादी का रेस्क्यू हुआ तो वो बच्चे को लेकर चिंतित हो उठी और रोने लगी। हेलीकॉप्टर में बच्चे की मां से जवानों ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। बाढ़ग्रस्त नवसारी के चिखली तालुका में हेलीकॉप्टर से देवदूत बनकर उतरे सेना के जवान एक एक करके बाढ़ में घिरे 25 लोगों को बाहर निकाल लाए। बाढ़ के बीच आसमान से सेना के जवानों ने तो जमीन पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ की टीमों ने अलग अलग नावों के जरिए फंसे हुए लोगों को इस संकट से बाहर निकाला। रेस्क्यू की ये तस्वीरें नवसारी के बिलीमोरा इलाके की हैं। असल में नवसारी के अलग अलग इलाकों में अभी भी बहुत पानी भरा है, जहां तहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें साझा तौर पर फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटी है। बचाव दल ने यहां न सिर्फ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, बल्कि उनके मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। वलसाड में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग बेघर हो गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए और अच्छा भी हुआ, क्योंकि बाढ़ ने कई इलाकों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। कुछ मकान कुदरत के इस क्रोध का सामना नहीं कर पाए और धराशायी हो गए। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की बेबसी का अंदाजा लग गया होगा। ये वलसाड जिले की तस्वीर है और वलसाड जिले के औरंगा नदी के बगल में रहने वाले यादव परिवारों के घर की क्या स्थिति है वही दिखा और बता रहा हूं मैं। ये पलंग है, ये बिस्तर है, टीन के शेड हैं, इसके साथ ही लोहे के पोल हैं और कई अलमीरा यहाँ पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप लोहे के गेट देखेंगे, ड्रम देखेंगे, उन सभी चीज़ों को, इतने लोहे की चीज़ों को भी बर्बाद कर दिया है बाढ़ ने। हालांकि वलसाड के कुछ इलाकों में पानी घट भी रहा है, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई, जिन्हें समेटना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। पहाड़ों पर भी आफत की बारिश हुई, जिससे उत्तराखंड के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जमीन खिसकने की वजह से हुई।
पहाड़ों पर हो रही बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। वहां के कई इलाकों में रफ्तार पर ब्रेक लग गया क्योंकि जमीन खिसकने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई। अब रुद्रप्रयाग से आई इस भयानक तस्वीर को देखिए। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही खिसक कर जमीन पर आ गया। इससे पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोग दहशत से भर गए और जो जहां थे वहीं रुक गए। खुदाई करने वाली मशीन भी बुला ली गई। इसके बाद पेड़ समेत पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आया, जिसके बाद धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 दर्जन गांवों का संपर्क रुद्रप्रयाग से कट गया। कुछ ऐसी ही भयानक तस्वीर चमोली जिले से भी सामने आई। वहां अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसक कर रोड पर आ गया। उस वक्त एक महिला वहां से गुजर रही थी, तभी लैंडस्लाइड हुआ और महिला ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ गंगा की सहायक नदी नंदाकिनी में भी भारी उफान है। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में खतरे की घंटी बज गई। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने निचले इलाके में रहने वालों को सतर्क कर दिया। आसमान से बरसती आफत से पंजाब का मुक्तसर इलाका भी नहीं बच पाया। वहां के लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। किचन में, बेडरूम में, सब जगह पानी ही पानी। इससे लोगों के घरों का सामान खराब हो गया। लोगों की मुश्किल ये है कि ऐसे हालात में रहें कैसे। इस एक बारिश ने मुक्तसर में ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल दी। गलियां, सड़क, रास्ते सब पानी से लबालब है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा पूरा शहर तालाब सा नजर आ रहा है। अब बात आसमान से बरसते कुदरत के क्रोध की। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के बाद कोहराम मच गया, क्योंकि वहां की सड़कें, गलियां, बाजार, यहां तक कि कई मकान भी तालाब में डूब गए। मध्य प्रदेश के इन शहरों पर ऐसी आसमानी आफत बरसी कि वहां के लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। कहीं जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई तो कहीं मंजिल पर पहुंचने की बेबसी नजर आई। अब देखिए छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा इलाके से आई इन तस्वीरों को। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। एक लड़का पानी के तेज बहाव के बीच बुरी तरह फंस चुका है। इस बीच इलाके के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और रस्सी की मदद से उसके पास पहुंच गए। इसके बाद उसे किसी तरह पानी के तेज बहाव से निकालने की कवायद शुरू की गई। बताया गया कि यह लड़का मोटरसाइकिल से पुल के ऊपर बह रहे पानी को पार कर रहा था, तभी वो तेज लहरों का सामना नहीं कर सका और फिसलता हुआ बहने लगा। उसकी मोटरसाइकिल तो बह गई, लेकिन वो लहरों से काफी देर तक जूझता रहा और फिर कुछ देर की मेहनत के बाद उसे बचा लिया गया। विदिशा शहर भी थोड़ी सी बारिश झेल नहीं पाया। हालात बाढ़ जैसे दिखने लगे। बाजार की सूरत ही बदल गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां पानी ने डेरा जमा लिया। दुकानें वक्त से पहले ही बंद करनी पड़ी, क्योंकि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय विद्यालय परिसर भी थोड़ी देर की बारिश में पानी पर तैरता दिखा। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल से घर जाना मुश्किल हो गया। कुछ लोग तो अपने बच्चों को कंधों पर लेकर घर जाने के लिए मजबूर हो गए।
मध्य प्रदेश के कारोबारी शहर इटारसी की ये हालत भारी बारिश के बाद हुई है। सड़कें बाढ़ में डूबी हुई हैं, रास्तों का आता पता नहीं, जहां देखो वहीं पानी ही पानी। कई गाड़ियां जहां की तहां फंस गई हैं। कार, ट्रक, बाइक सब पानी से लबालब सड़क में डूब गई हैं। एक युवक तो पानी से बचने के लिए डूबी हुई कार की छत पर खड़ा हो गया। इटारसी के कई घरों में पानी घुस गया है। पूरा घर बुरी तरह पानी से सराबोर हो गया है। अच्छा ये बताइए, ये पानी आया कब यहाँ पे? यहाँ लगभग 5 बजे आया रात को और सारी रात पानी गिरा है। 5 बजे से लगभग सामान जमाना चालू कर दिया। इतना नहीं आना था, अति से ज़्यादा पानी गिर चुका और उससे ज़्यादा बारिश हो गई तो 3 फीट अंदर करीब पानी घर में घुस गया। बारिश के प्रकोप से इंसान तो क्या भगवान का दर भी नहीं बच पाया। ये शिव मंदिर पानी से लबालब हो गया। सड़कों पर फंसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुसीबत से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चूंकि सड़क पर बाढ़ के पानी का कब्जा है, लिहाजा लोग डिवाइडर पर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जुगत में हैं। तेज बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ से घिरे हुए हैं, जहां उनको निकालने के लिए जो रहवासी जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जो मोहल्लों में जा के लोगों को निकाल रही है। और एबीपी न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर इटारसी पर आई इस आपदा को कैमरे में कैद किया है। लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई है, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। सड़कों पर कमर कमर तक पानी है। एक व्यक्ति तो अपनी पत्नी को पीठ पर लादकर इस संकट से पार पाने की कोशिश में है। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ वाले बोट लेकर आए। रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ वाले दरिया बन गए शहर में ट्रैक्टर लेकर मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहे हैं। इटारसी पर अचानक इतनी बड़ी आफत आ गई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा। इंसान तो इंसान, जानवरों के सामने भी संकट आ गया। शहर के आवाम नगर में नाला पार करने की कोशिश में एक गाय बह गई। इटारसी की एक बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में ख्याति है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से रेलवे ट्रैक पर ही पानी भर गया, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही ठप। भारी बारिश ने मध्य रेलवे के इटारसी बैतूल सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक को बहुत नुकसान पहुंचाया। तेज बारिश ट्रैक के नीचे की जमीन को बहा ले गई। ट्रैक पर जहां ट्रेन चलती है वहां बाढ़ का पानी रफ्तार से दौड़ रहा है। इसकी वजह से ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहां चल रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों को भी सतर्क कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा पर मंडराया आतंक का साया। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सावन का महीना लग चुका है और भगवान शिव के भक्त कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा भी 14 जुलाई से शुरू हो गई। कोरोना के कारण 2 साल से स्थगित कांवड़ यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के ताजा इनपुट से ये पता चलता है कि इस बार कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। दहशतगर्द आतंकी कांवड़ यात्रा को निशाना बनाकर एक बार फिर देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि इस मामले पर गृह मंत्रालय ने हरिद्वार प्रशासन को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही दिल्ली, यूपी, हरियाणा, एमपी जैसे राज्यों में भी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। हरिद्वार प्रशासन का भी कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमेशा जब भी इस तरह का कोई भी आयोजन होता है जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं तो हमेशा पुलिस फोर्स सतर्क नज़र बनाए रखता है। हम लोग हर एक वॉश कंडीशन को निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखेगा। इसके साथ ही हरिद्वार में सुरक्षा के मद्देनजर 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं और भारी पुलिस बल के साथ एटीएस की 2 टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं प्रशासन ने 6 अतिरिक्त पैरामिलिट्री कंपनियों की भी मांग की। पटना टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बड़े खुलासे हुए हैं, देखिए रिपोर्ट।
पहचान छिपाकर आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। भारत विरोधी आतंक के इस खेल में बड़े कारोबारी से लेकर कॉलेज स्टाफ तक शामिल था। इनका काम था अशिक्षित और बेरोजगार युवकों को बहला फुसला कर लाना, भारत के खिलाफ भड़काना, ब्रेन वॉश करना और फिर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की ट्रेनिंग देना। आपत्तिजनक पोस्ट, राष्ट्र विरोधी वीडियोस, नारे इत्यादि उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। बिहार की राजधानी में चल रहे आतंक के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन और अतहर परवेज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है। पुलिस ने अब तक 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें से ज्यादातर PFI SDPI से जुड़े लोग हैं। पुलिस इन सब की तलाश में जुट गई। वहीं पटना पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे मोबाइल भी जब्त किया है। मोबाइल से मिली जानकारी ने पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए हैं। हिंदुस्तान में साजिश को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग। 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। प्लानिंग थी मुस्लिम युवकों को गुमराह करना। पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना, कलम छुड़ाकर हाथ में हथियार थमाना। ताहिर है दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया। दानिश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता, उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। मरगूब अहमद दानिश और ताहिर को बिहार पुलिस ने उसी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया जिस शहर से 2 दिन पहले PFI के 2 संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज पकड़े गए थे। ताहिर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। ताहिर के पास मोबाइल मिला जिससे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ताहिर 2016 से ही व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के संपर्क में था। इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैजान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। दानिश के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट ग्रुप मिला है। इस ग्रुप का नाम गजवा हिंद है। इस ग्रुप को पाकिस्तान में रहने वाले फैजान नाम के शख्स ने क्रिएट किया है। इस ग्रुप के जरिए दानिश कई पाकिस्तानियों के संपर्क में था। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। ताहिर ने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों के कई नंबर मौजूद हैं। फिलहाल दानिश से पटना पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने कई लोगों के नाम बताए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। नमस्ते भारत में अब बात कर लेते हैं बुलंदी के एक्सप्रेसवे की। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के जालौन में होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे तय वक्त से पहले और अनुमानित लागत से कम में तैयार हुआ है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। यूपी के विकास पथ में आज एक और एक्सप्रेसवे का नाम जुड़ने वाला है। पीएम मोदी इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जिसे फरवरी 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और एक्सप्रेसवे तय समय से 8 महीने पहले ही बनकर तैयार खड़ा। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। पिछड़ा माने जाने वाला बुंदेलखंड विकास की रफ्तार पकड़ेगा। यूपी के 7 जिलों को सीधे फायदा पहुंचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने तय समय से पहले पूरा होकर न सिर्फ समय बचाया, साथ ही अनुमानित लागत से 13% कम बजट में ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है और अब देश में यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे कैपिटल की बन रही है। देश में कुल 21 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हैं,
जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में हैं, यानी 33%, जबकि किलोमीटर के हिसाब से यह हिस्सेदारी 55% है। इस एक्सप्रेसवे के बारे में और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कैसे प्रदेश की विकास की राह को रफ्तार दे रहे हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं। चित्रकूट से इटावा तक 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। इसे बनाने के लिए 36 महीनों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 8 महीने पहले ही रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार हो गया। इस एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड के लोगों के लिए दिल्ली और लखनऊ का सफर बहुत आसान हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे, जो ग्रेटर नोएडा को नेशनल हाईवे 2 पर आगरा जिले से जोड़ता है, 165 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला यमुना एक्सप्रेसवे यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कहा जाता है, जो करीब 13,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कुल 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिसंबर 2016 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसने यूपी में एक्सप्रेसवे निर्माण को रफ्तार दी। इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में गंगा समेत 5 नदियां भी पड़ती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ से होते हुए गाजीपुर पहुंचाता है, कुल 9 जिलों से यह गुजरता है और 341 किलोमीटर लंबा है। गंगा एक्सप्रेसवे, जो निर्माणाधीन है, यानी काम अभी चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 12 हिस्सों में किया जा रहा है और दावा यह है कि यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाने लगा है। ऐसा क्यों हुआ, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद। एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो यूपी इस मामले में टॉप पर है। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में है। यूपी समेत 5 राज्यों की मौजूदा स्थिति को देखकर यह अंदाजा आपको मिल जाएगा। एक्सप्रेसवे में यूपी की कुल हिस्सेदारी 55% है और सबसे ज्यादा 7 एक्सप्रेसवे यहां हैं, जिनकी लंबाई 1301 किलोमीटर है। यूपी के बाद हरियाणा है, जिसकी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी 9% है। 5 एक्सप्रेसवे हरियाणा में हैं और इनकी लंबाई 211 किलोमीटर है। हरियाणा के बाद तेलंगाना, जिसकी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी 7% है। 2 एक्सप्रेसवे यहां हैं और उनकी लंबाई है 170 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, जिसकी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी 4% है। 1 एक्सप्रेसवे यहां है जो 95 किलोमीटर लंबा है। और फिर गुजरात, इसकी भी एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी है अभी 4%। 1 एक्सप्रेसवे गुजरात में है जो 93 किलोमीटर लंबा है। यानी यूपी के मुकाबले हर राज्य एक्सप्रेसवे के मामले में अभी बहुत पीछे है और यूपी सबसे आगे। और यहां सीएम योगी का भी संकल्प है एक्सप्रेसवे समेत हर मामले में यूपी को नंबर 1 बनाने का। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि आज उम्मीदवार के नाम पर फैसला हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी तय होने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होगा। नामांकन प्रक्रिया 19 जुलाई तक पूरी होनी है। नामांकन की आखिरी तारीख आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर ना तो एनडीए ने पत्ते खोले हैं और ना ही विपक्ष ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा की है। कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, इस सवाल के बीच आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 5:30 बजे होने वाली बैठक में अगले उपराष्ट्रपति के नाम पर चर्चा होगी। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान ही बीजेपी नेता एनडीए में शामिल घटक दलों के साथ भी फोन पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं।
और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को होने वाली वोटिंग से पहले विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले पिछड़ते चले जा रहे हैं। पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष की योजना न सिर्फ धराशायी हो गई बल्कि विपक्षी एकजुटता भी बिखर गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी के ऐलान के समय कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने कड़े मुकाबले का दावा किया था, लेकिन जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है विपक्षी दावे का दम निकल रहा है। बीजेपी ने जैसे ही आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, विपक्षी कुनबे में सेंध लग गई। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया। एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल पहले ही मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। सपा को झटका देते हुए ओम प्रकाश राजभर की एसबी ने मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी भी पूरी तरह से यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस के अलावा सिन्हा के साथ डीएमके, टीआरएस, टीएमसी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका चुनाव में 40% वोट हासिल करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत की जीत की उम्मीद कम है। देखना दिलचस्प होगा कि हार जीत का अंतर क्या होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर एलओसी से आ रही है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर पुंछ पहुंची महिला को सेना के जवानों ने पकड़ लिया है। बताया गया कि रोजीना नाम की महिला इस्लामाबाद की रहने वाली है और इस महिला को घुसपैठ करते हुए पुंछ में सेना के जवानों ने पकड़ लिया है। अजय बाचलू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, रोजीना नाम की इस महिला के बारे में और क्या जानकारी, कैसे इसे पकड़ा गया? देखिए, मामला कल रात करीब 10 बजे का है, जब पुंछ के चक्कादा बाग का जो इलाका है जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समय पर व्यापार होता था, वहां पर जो सेना है उन्होंने कोई हलचल देखी और जैसे ही हलचल देखी वहां पर एक करीब 50 साल की महिला जिसका नाम रोजीना है, जो जिसके पिता का नाम मोहम्मद अयूब है और जो इस्लामाबाद की रहने वाली है, उसे संदिग्ध हालत में भारतीय सीमा में घुसते हुए देखा गया, जिसके बाद सेना ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल अभी इस महिला से पूछताछ जारी है कि वो किस मकसद से भारतीय सीमा में घुसी थी, क्या वो जासूसी के लिए घुसी थी या वो कोई गाइड थी या उसकी क्या मंशा थी, इस पर अभी सेना ने अपना बयान साफ नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक महिला को पकड़ा गया है, करीब 50 साल की उम्र है, इस्लामाबाद की रहने वाली है और फिलहाल उससे पुलिस और सेना जो है वो पूछताछ कर रही है पुंछ में। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, वहीं पटना पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल जब्त किया है और मोबाइल से मिली जानकारी ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। हिंदुस्तान में साजिश को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग। 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। प्लानिंग थी मुस्लिम युवकों को गुमराह करना। पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना, कलम छुड़ाकर हाथ में हथियार थमाना। ताहिर है हक दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया। दानिश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता, उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। मरगूब अहमद दानिश और ताहिर को बिहार पुलिस ने उसी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया, जिस शहर से 2 दिन पहले पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज पकड़े गए थे। ताहिर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। ताहिर के पास मोबाइल मिला, जिससे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ताहिर 2016 से ही व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के संपर्क में था। इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैजान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से।
दानिश के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट ग्रुप मिला है। इस ग्रुप का नाम गजवा हिंद है। इस ग्रुप को पाकिस्तान में रहने वाले फैजान नाम के शख्स ने क्रिएट किया है। इस ग्रुप के जरिए दानिश कई पाकिस्तानियों के संपर्क में था। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। ताहिर ने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों के कई नंबर मौजूद हैं। फिलहाल दानिश से पटना पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने कई लोगों के नाम बताए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो पटना टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहचान छिपाकर आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। भारत विरोधी आतंक के इस खेल में बड़े कारोबारी से लेकर कॉलेज स्टाफ तक शामिल था। इनका काम था अशिक्षित और बेरोजगार युवकों को बहला फुसला कर लाना, भारत के खिलाफ भड़काना, ब्रेन वॉश करना और फिर 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने की ट्रेनिंग देना। आपत्तिजनक पोस्ट, राष्ट्र विरोधी वीडियोस, नारे इत्यादि उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। बिहार की राजधानी में चल रहे आतंक के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन और अतहर परवेज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है। पुलिस ने अब तक 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें से ज्यादातर PFI SDPI से जुड़े लोग हैं। पुलिस इन सब की तलाश में जुट गई। और अब खबर श्रीलंका की, जहां गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। संकट के बादल छटने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों की मेहनत आखिर रंग लाई है। राजपक्षे का सियासी खेल खत्म हो गया है। अब श्रीलंका की संसद नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। 1978 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के गुप्त वोटिंग के जरिए होगा। फिलहाल स्पीकर ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की नियुक्ति की है। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका की तस्वीर तेजी से बदलने के लिए, सियासी संकट को खत्म करने के लिए आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। 19 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर नामांकन और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर मतदान किया जाएगा। देश छोड़कर भाग चुके गोटाबाया राजपक्षे ने ईमेल के जरिए स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को इस्तीफा भेजा था, जिसके बाद स्पीकर ने श्रीलंका की जनता को संबोधित करते हुए शांति की अपील की और 20 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया। यानी रानिल विक्रमसिंघे सिर्फ हफ्ते भर ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर रह पाएंगे। श्रीलंका में भले ही सरकार की सूरत बदल जाए, लेकिन देश की तस्वीर कितनी बदलेगी कहना मुश्किल है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 2024 तक होगा। तब तक आर्थिक पहिए को रफ्तार और राजनीतिक स्थिरता देना नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही आपको ये बता रहे कि कैसे गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति भवन में रहस्यमय कमरे का दरवाजा भी खुल गया है। उसके साथ सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ राष्ट्रपति भवन में रहस्यमय कमरे का दरवाजा भी खुल गया है। जबकि सुरक्षाकर्मी सीक्रेट कमरे को खोल रहे थे, तब वहां एकमात्र एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता मौजूद थे। देखिए, संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी को वहां क्या मिला। चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं, संभवतः उसी जगह पर जहां पर वो तहखाना है। यहाँ पर देखिए सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए हैं और उस कमरे को, उस तहखाने को खोला गया है।
उस तहखाने को खोला गया, एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के चला उस तहखाने के अंदर जहाँ तक पहुँचने की किसी को अनुमति नहीं थी, लेकिन अब सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तहखाने को लेकर के आए हैं और एबीपी न्यूज़ पहला वो न्यूज़ चैनल है जो आपको इस तहखाने के अंदर दिखा रहा है चल के कि उस तहखाने के अंदर किस तरीके से क्या कुछ बना हुआ है, एक के बाद एक। और दरवाज़ों की मोटाई देखिए, कितने मोटे दरवाजे हैं और पूरे लोहे के हैं, ये पूरे लोहे के दरवाजे हैं। और ये उस बंकर, जिसको बंकर हम कह सकते हैं, तहखाना कह सकते हैं, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये एक तरीके से वो इलाका है जहाँ पर अमूमन कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के आया है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ तक किसी को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कितने कमरे हैं यहाँ पर। हालांकि राष्ट्रपति भवन के मुताबिक अगर बात करें तो ये कमरे ज़्यादा बड़े नहीं हैं उस लिहाज से, लेकिन अगर हम इनकी दीवारों की बात करें ना, ठोस दीवारें हैं, ऐसा लगता है कि लोहा भरा गया है इन दीवारों में और इस वजह से एक एक कमरे का मुआयना किया जा रहा है। और ये बाथरूम है, राष्ट्रपति भवन के हिसाब से बहुत छोटा बाथरूम, लेकिन अगर आप यहाँ के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि ये तहखाना है, ये वो जगह है कि अगर किसी हालत में राष्ट्रपति भवन पर कोई हमला होता है, कोई ऐसे हालात बनते हैं, तो उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। और इसी वजह से ये बेसमेंट का इलाका है, जहाँ पर जो बेसमेंट जिसको हम कहते हैं, ये वो इलाका है। और उस लिहाज से देखिए, यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, संभवतः यहाँ पर कुर्सियों पर जैसे निशान है, वो इशारा कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी ज़रूर पहुंचे होंगे, लेकिन ज़्यादा निशान नहीं है। ये भी इशारा कर रहे हैं कि उनको जल्द ही यहाँ से निकाला गया, क्योंकि ये बेहद सुरक्षित कमरा है। और ये देखिए, जिस बात मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, कितने मोटे दरवाजे हैं यहाँ पर। तो एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। तो राष्ट्रपति के तहखाने का राज खुला और आपने देखा वो हर एक रहस्य। तो वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भी मूसलाधार मुसीबत की कई तस्वीरें सामने आई हैं। जल प्रलय की तस्वीरें आप देखिए एबीपी न्यूज़ पर। मुंबई में बीती रात दादर, सायन, माटुंगा और कुछ दूसरे इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद सायन इलाके की कुछ सड़कों पर पानी भर गया। वहीं बाढ़ में घिरे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आई। लगातार बारिश से कोल्हापुर में भोगावती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लिहाजा बीड़ कस्बे पर मुसीबत आ गई। नदी किनारे खेत हों या रिहायशी इलाके, सब पानी पानी है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश से धमानी बांध पानी से लबालब हो गया, तो इस डैम के गेट खोलने पड़े, जिसके बाद ऐसी तस्वीर सामने आई। इस डैम से सूर्य नदी में 65,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इससे हुआ ये कि सूर्य नदी में भीषण बाढ़ आ गई। तो देखिए, गुजरात के कुछ जिलों में अब भी भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। खासकर वलसाड़ और नवसारी जिले में तो पानी का कब्जा ही हो गया है। वहां भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। उफनती कावेरी नदी, उसके ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से नीचे लटकी रस्सी, उसमें लटका जवान और जवान की गोद में एक मासूम बच्चा। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में घिरे इस अबोध बच्चे को जवानों ने बड़ी बहादुरी से बचाया। इससे पहले बच्चे की मां और दादी का रेस्क्यू हुआ, तो वो बच्चे को लेकर चिंतित हो उठी और रोने लगी। हेलीकॉप्टर में बच्चे की मां से जवानों ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। बाढ़ग्रस्त नवसारी के चिखली तालुका में हेलीकॉप्टर से देवदूत बनकर उतरे सेना के जवान एक एक करके बाढ़ में घिरे 25 लोगों को बाहर निकाल लाए। बाढ़ के बीच आसमान से सेना के जवानों ने तो जमीन पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ की टीमों ने अलग अलग नावों के जरिए फंसे हुए लोगों को इस संकट से बाहर निकाला। रेस्क्यू की ये तस्वीरें नवसारी के बिलीमोरा इलाके की हैं। असल में नवसारी के अलग अलग इलाकों में अभी भी बहुत पानी भरा है, जहां तहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें साझा तौर पर फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में जुटी है। बचाव दल ने यहाँ न सिर्फ लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, बल्कि उनके मवेशियों को भी रेस्क्यू किया।
वलसाड में भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग बेघर हो गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए और अच्छा भी हुआ, क्योंकि बाढ़ ने कई इलाकों की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। कुछ मकान कुदरत के इस क्रोध का सामना नहीं कर पाए और धराशायी हो गए। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की बेबसी का अंदाजा लग गया होगा। ये वलसाड जिले की तस्वीर है और वलसाड जिले के औरंगा नदी के बगल में रहने वाले यादव परिवारों के घर की क्या स्थिति है वही दिखा और बता रहा हूं मैं। ये पलंग है, ये बिस्तर है, टीन के शेड हैं, इसके साथ ही लोहे के पोल हैं और कई अलमीरा यहाँ पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप लोहे के गेट देखेंगे, ड्रम देखेंगे, उन सभी चीज़ों को, इतने लोहे की चीज़ों को भी बर्बाद कर दिया है बाढ़ ने। हालांकि वलसाड के कुछ इलाकों में पानी घट भी रहा है, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई, जिन्हें समेटना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।